कराने में बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके। तो अब क्या है ये समझना, आपको पता है हमारी जो अकाउंटिंग है, हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करते हैं ना, लेखांकन मानक के हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं ना। और अकाउंटिंग जो है, जैसे डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो हमें क्या बताता है कि करंट ईयर, एक ईयर की अकाउंटिंग होती है जिसको हम चालू वर्ष बोलते हैं ना, कि एक साल की आपको अकाउंटिंग करनी होती है। यस, बिल्कुल। अच्छा, उस करंट ईयर में हमको कौन से खर्चे और कौन सी इनकम लिखनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष है, वो मान लेते हैं 2000, एक पेज ले लेता हूं दूसरा। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021-22। अब ये ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा, इसको बोलते हैं वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। ये कब स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 में खत्म होगा। अभी 2022 में खत्म होगा, मार्च के अंदर होगा, अभी तो दिसंबर चल रहा है। तो ये पूरे 12 महीने, इस 12 महीने में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, जो भी घटनाएं होंगी, जो जो फाइनेंशियल होगी यानी कि जो वित्तीय होगी, उन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च 2022 को, और हम हिसाब किताब करेंगे। लेकिन जब हम ट्रेडिंग या पी&एल अकाउंट या फाइनल अकाउंट बनाएंगे, अंतिम खाते बनाएंगे, तो उसके अंदर हम खर्चों को भी लिखते हैं और हम इनकम को भी लिखते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वो जो खर्चे और जो इनकम लिखी जाती है वो कौन से साल की लिखी जाएगी? क्या पिछले साल का खर्चा हम इस साल दिखा पाएंगे 21-22 में? क्या हम 20-21 का खर्चा इसमें दिखा पाएंगे? आंसर है नो। क्या हम नेक्स्ट ईयर 22-23 का खर्चा इसमें दिखा पाएंगे? नो। कौन से खर्चे हम इसमें दिखा पाएंगे? वो सारे एक्सपेंडिचर जो इस ईयर से रिलेटेड है, वो सारी इनकम जो इस ईयर से रिलेटेड है, जो इस साल से, इस वर्ष से, इस वित्तीय वर्ष से संबंधित है, हम केवल उनको रिकॉर्ड करते हैं, ताकि इस साल का हिसाब करना है ना पिछले का करना है, ना अगले का करना है। ओके, तो जो ईयर की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस वर्ष से संबंधित सारे एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे, सारे व्यय, उसी वर्ष से संबंधित सारे आय, सारी इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं। ना पिछला ना अगला हम लिख सकते हैं, तभी तो हमको एकदम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा इस साल का। ओके, ये क्लियर है? एक बार थम्स अप भेजिए, फिर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इसके बाद में। ओके, अब ये एक यहां पर चीज एक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, या छोटा सा एक आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बेटा, एक जेन्युइन सी बात है, कॉमन सेंस, ये जितनी भी अकाउंटिंग है, जितने भी कानून बने हुए हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब कॉमन सेंस के ऊपर ही बेस्ड होती है, बताया आपको। तो एक कॉमन सेंस आप बताना अपना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, आपकी आज से 2 साल बाद में, या फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूं आपकी 2 साल बाद में, किसी व्यक्ति की 2 साल बाद में कोई लॉटरी लगने वाली है, तो 2 साल बाद में लगने वाली है या 3 साल बाद में लगने वाली है, अभी नहीं, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा फर्क? नहीं। क्यों? जब 2-3 साल बाद में लगेगी तब देख लेंगे, तब देख लेंगे। अभी क्या करना उसका? कुछ नहीं करना। अच्छा, अभी कुछ व्यवस्था वगैरह कुछ, अरे भाई अभी क्या व्यवस्था करनी है? 2 साल बाद में लॉटरी लगेगी, पैसा आएगा तो ठीक है। या मैं बोलूं फ्यूचर में आपको कोई फायदा होने वाला है, तो आप बोलोगे ठीक है, होगा तो देख लेंगे, बढ़िया ही है, क्या नुकसान क्या है। लेकिन इसकी दूसरी जगह अगर मैं आपको बोलूं कि भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है, आज से साल भर बाद में, 2 साल बाद में ये नुकसान होने वाला और ये पक्का होगा, क्या आप भी हाथ से हाथ धरे बैठे रहेंगे, या उस नुकसान की भरपाई करने के बारे में अभी से सोचेंगे? अभी से सोचेंगे।
अभी से सोचेंगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर भविष्य में कोई बेनिफिट होने वाला होता है, भविष्य में कोई फायदा होने वाला होता है, भविष्य में कोई खुशखबरी आने वाली होती है, तो उसकी टेंशन नहीं होती है, वो तो होगी तब होगी। लेकिन भविष्य में अगर कोई बुरी खबर आने वाली हो, भविष्य में कोई नुकसान होने की संभावना हो, यानी कि पॉसिबिलिटी हो, भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला हो जो हमारे फेवर में नहीं हो और हमको उसकी संभावना है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा तो पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है, और अगर पक्का हो जाए होगा ही होगा, तो भी क्या हम चुपचाप बैठेंगे? नहीं। अगर भविष्य में कुछ भी नुकसान होने की संभावना है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उस नुकसान को कम करने की कोशिश करेंगे। तो एक हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग के अंदर, कॉन्सेप्ट ये बोलता है, आप बैठे हैं करंट ईयर में, मान लेते हैं आपका करंट, एग्जांपल से लेके समझा रहा हूं, ये आपका करंट ईयर है, चालू वर्ष है, CY मतलब करंट ईयर। फ्यूचर में कोई बोले कि भैया आपको 2022-23 में भविष्य में आपको कोई फायदा होने वाला है, आपकी बिक्री जो है 20% बढ़ जाएगी, आपकी सेल्स 10% बढ़ जाएगी, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलीफ मिलेगा, आपको कोई सब्सिडी मिलेगी, आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है, आपका व्यापार बढ़ जाएगा, आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, कोई बोल देता है ऐसा, तो क्या करें? कुछ नहीं, उस फायदे का क्या करना, जब होगा तब होगा। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि आपको इसका कुछ नहीं करना, नो प्रॉब्लम, इसको क्या हम अभी रिकॉर्ड करेंगे? नो। अगर कोई फायदा होने वाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी हमको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि 2022-23 में आपको कोई हानि होने वाली है, कोई लॉस होगा, तो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि कॉमन सेंस है कि अगर फ्यूचर में कोई हानि होने वाली है, लॉस होने वाली है, तो उसकी भरपाई आप करंट ईयर में करेंगे और करंट ईयर में इस लॉस को रिकॉर्ड भी करेंगे। ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्लास 11th के अंदर पढ़ाया जाता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट बोलता है ऐतिहासिक, ऐसा कुछ ऐतिहासिक विचारधारा, अवधारणा कुछ इसको बोला जाता है। इसके हिसाब से ये अकाउंटिंग का रूल है, अगर पहले नहीं मालूम था तो अब मालूम कर लो। आपको पता है हम बनाते हैं, जब भी बैड डेब्ट्स होने वाला होता है तो उसका प्रोविजन बनाते हैं कि हमको 5% लॉस हो सकता है, तो उसकी प्रोविजन हम बनाते हैं। वो प्रोविजन क्यों बनाते हैं? क्योंकि भविष्य में पैसे डूबने के चांसेस है, तो उसका प्रोविजन बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट को थोड़ा साइड में रखते हैं। तो भविष्य में कोई लाभ होने वाला हो, नो प्रॉब्लम, उसका चालू वर्ष में अभी कुछ नहीं करना, करंट ईयर में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई हानि होने की पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो उसको फ्यूचर में जो हानि होगी उसको अभी करंट ईयर में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट साइड में रखा जाएगा, ताकि उस फ्यूचर में होने वाली हानि को रिजर्व भी, उस फ्यूचर में होने वाली हानि की भरपाई अभी कर सके। भेजो तुम सब, आया समझ में ये कॉन्सेप्ट? तुम सब भेज दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। और ये वाला कॉन्सेप्ट यही नहीं, बहुत जगह काम आता है, जाने अनजाने आपको पता नहीं होता है, अब ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो यहां पर मान लेते हैं हम 2021-22 में डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है? और यही हमारा करंट ईयर है, चालू वर्ष है, ये क्या हमारा चालू वर्ष है, करंट ईयर है। और इस ईयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं।
डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, ऋण पत्रों को निर्गमित कर रहे हैं। अब डिवेंचर इशू कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके हैं उसके। एक तो आप डिवेंचर को इशू कर सकते हैं एट पार। कैसे इशू कर सकते हैं? एट पार, यानी कि सममूल्य पर। और करंट ईयर हमारा 21-22 है, 21-22 में ही हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं। या आप कर सकते हैं ऑन प्रीमियम, यानी कि बट्टे पर, या डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, प्रीमियम मतलब बट्टा थोड़ी होता है, ऑन डिस्काउंट। दिमाग कहां है मेरा पता नहीं, हाँ, ऑन डिस्काउंट बट्टे पर। या फिर आप डिवेंचर को इशू कर सकते हैं ऑन प्रीमियम, यानी कि प्रब्याजी पर या प्रीमियम पर। प्रब्याजी या प्रीमियम पर। कैसे करते हैं? देखो, इसमें देखनी होती है सबसे पहले फेस वैल्यू, कि वो डिवेंचर कितने रुपए का है। क्या देखनी होती है? फेस वैल्यू। और एक देखनी होती है हमको इशू प्राइस, जनता में कितने में इशू कर रहे हैं। मान लेते हैं कोई डिवेंचर 10 रुपए का है और इसको हम फेस वैल्यू, उसकी अंकित मूल्य 10 रुपए और इसका निर्गमित मूल्य यानी कि इशू प्राइस भी 10 रुपए, तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। ये हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं अच्छे से। अगर कोई डिवेंचर है और 10 रुपए की फेस वैल्यू है, हम उसको इशू कर रहे हैं 9 रुपए में, तो 1 रुपए का हमको क्या हो जाता है? डिस्काउंट। और उसको हम क्या करते हैं? लॉस। और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। भाई 10 रुपए की चीज अगर 9 रुपए में देंगे तो लॉस ही होगा ना। और अगर हम 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर उसको हम मार्केट में इशू कर देते हैं 12 रुपए पर फॉर एग्जांपल के लिए, तो 2 रुपए हमको हो गया प्रॉफिट। और एज पर नॉमिनल रूल प्रॉफिट ऑलवेज हम क्या करते हैं? क्रेडिट, नाममात्र नियम के हिसाब से, क्लास 11th का रूल है। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बहुत इजी चीज है, ये मैं पहले करवा भी चुका हूं। अब मैं बता रहा हूं आपको एक बात, जो मैंने पब्लिक में डिबेंचर इशू कर दिए, मैंने आप लोगों को या पब्लिक में डिबेंचर इशू कर दिए, मैं कंपनी हूं और मैंने पब्लिक से पैसा उठा लिया। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति यह है कि सारे डिबेंचर पब्लिक के पास में पड़े हैं, जिनको हम डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, ऋण पत्रधारी, उनके पास पड़े हैं डिबेंचर। मेरे पास क्या है? पैसा पड़ा है, मैं कंपनी हूं, मेरे पास पैसा पड़ा है। लेकिन बेटा कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि कंपनी जो है उनका पैसा उनको लौटाएगी और डिबेंचर वापस लेगी। क्योंकि डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन है ना, और इस पे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करना है। जब तक वो पैसा जो डिबेंचर होल्डर का है मेरे पास रहेगा, यानी कि कंपनी के पास में रहेगा, तब तक मुझे उन पे ब्याज देना पड़ेगा। अब मैं पूरी जिंदगी थोड़ी ब्याज दूंगा उस पे। एक दिन तो ऐसा आएगा जब क्या करूंगा? ब्याज दे दे के थक गया क्या भैया? एक दिन ऐसा आएगा भाई, लो तुम्हारा पैसा पकड़ो, मेरे डिबेंचर दो। उसको ही बोलते हैं रिडम्पशन। तो कोई भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो वो ये भी बताती है कि इसका रिडम्पशन कब होगा, इसका शोधन कब होगा, यानी कि ये पैसा कब कंपनी वापस लौटाएगी और अपना डिबेंचर ले लेगी। उसको बोलते हैं रिडम्पशन। तो अब मैं आता हूं रिडम्पशन वाली स्टेज पर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडम्पशन कब होगा वो भी मैं बता देता हूं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब रिडम्पशन होगा 2025-26 के अंदर, 25-26 में रिडम्पशन होगा। हम 21-22 में इशू कर रहे हैं, तो 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26 के भी एंड में कर रहे हैं, तो 5 साल बाद में मान लेते हैं रिडम्पशन होगा। 5 साल तक कंपनी उस पैसे को यूज करेगी, 25-26 जब आएगा तो कंपनी पैसा वापस दे देगी, अपना डिबेंचर ले लेगी। इसी को रिडम्पशन बोलते हैं। है तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी लग रहा होगा, लेकिन एक जरा चीज समझिए। वो कौन सी चीज है उसके लिए मेरे शब्दों पे ध्यान देना। ऋण पत्रों का शोधन।
वो ये चीज है कि इस बार स्थिति क्या है, हमारी स्थिति ये है कि मेरे पास पैसे पड़े, मैं कौन, कंपनी, आप लोग डिबेंचर होल्डर हो और आपके पास में क्या पड़ा है, डिबेंचर पड़ा है। अभी मुझे क्या करना है, आप लोगों को पैसा देना है और आपसे डिबेंचर लेना है। आपके पास जो डिबेंचर पड़ा है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। ओके, भले ही मैंने इशू कितने में भी किया हो। तो अब रिडम्पशन भी यहां पर 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है एट पार, सम मूल्य पर। एक रिडम्पशन हो सकता है ऑन डिस्काउंट, प्रीमियम पर, सॉरी डिस्काउंट यानी बट्टे पर, बट्टे पर। और एक होगा ऑन प्रीमियम यानी कि प्रब्याजी पर। इशू नहीं हो रहा है, इशू नहीं हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडम्पशन। अब मान लेते हैं जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, वास्तव में उसकी प्राइस जो आप लोगों के पास में पड़ा है, आप डिबेंचर होल्डर्स हैं, 5 साल तक कंपनी ने आपको ब्याज दिया, लेकिन अब कंपनी जो आपके पास में डिबेंचर पड़ा है जिसकी फेस वैल्यू अंकित मूल्य 10 रुपए है, वो वापस लेना चाहती है और आपका पैसा आपको देना चाहती है। तो है तो 10 रुपए का, लेकिन उसकी रिडम्पशन प्राइस क्या है, रिडम्पशन प्राइस यानी कि शोधन मूल्य, हिंदी में बोलते हैं इसको। 10 रुपए का डिबेंचर आप लोगों के पास में पड़ा है और मैं कंपनी, और मैं बोल रही हूं लो भैया 10 रुपए तुम्हारे पकड़ो। तो मैंने 10 रुपए दिए आपसे, 10 रुपए वाली डिबेंचर मैंने ले लिया, तो ना प्रॉफिट ना लॉस, तो नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं बोलूं आप लोगों के पास में 10 रुपए वाला डिबेंचर पड़ा है ना, हाँ मैं बोल रहा हूं लाओ दे दो, तो आपने मुझे 10 रुपए का डिबेंचर दिया, लेकिन मैं आपको बदले में केवल, कंपनी आपको बदले में केवल 9 रुपए दे रही है। तो मुझे बताइए यहां पर 1 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस, क्योंकि मैंने 10 की चीज ली है, बदले में 9 रुपए दिए। तो या 1 रुपीज मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, इतना बता दो। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। बिल्कुल सिंपल, प्रॉफिट हुआ भैया ना। आपसे 10 रुपए का डिवेंचर लिया, बदले में आपको 9 ही दिए ना, तो कंपनी को तो प्रॉफिट हुआ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो प्रॉफिट हो गया, कंपनी क्रेडिट करेगी इसको। यहां आ जाइए, इस बार क्या है, आपसे 10 रुपए वाला डिबेंचर ले रहा हूं, यानी कि कंपनी आपसे 10 रुपए वाला डिबेंचर ले रही है और आपको बदले में कंपनी 12 रुपए दे रही है, तो 2 रुपए का कंपनी को क्या हो गया, 2 रुपीज का लॉस हो गया। तो थोड़ी स्थिति यहां देखेंगे, और मैं थोड़ा सा इसको यहां छोटा करूं, मिनिमाइज करूं, तो देखिए ये दोनों स्थितियां आपके सामने, इशू वाली भी है और रिडम्पशन वाली भी है, और शब्दों पे फोकस करते रहना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एट पार जब डिबेंचर पे इशू करते थे, डिबेंचर इशू करते थे एट पार पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। रिडम्पशन भी एट पार पे होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। डिबेंचर जब इशू होते हैं डिस्काउंट पे तो क्या होता है, लॉस। लेकिन डिस्काउंट पे जब रिडम्पशन करते हैं तब क्या होता है, प्रॉफिट। इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो लॉस, रिडम्पशन करते हैं डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट। जब डिबेंचर को इशू करते हैं प्रीमियम पे, प्रीमियम पे तो प्रॉफिट। जब डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे तो लॉस। एक बार थम्स अप भेजो, फिर उसके बाद आगे की एंट्री बताता हूं। जल्दी जल्दी भेजो, सब जने भेजो फास्ट।
ओके, थैंक यू। अब एक बात ध्यान से सुनना और समझने की उसको कोशिश करना, वो ये है, हम यहां थोड़ी हैं 25-26, तो भविष्य की बात है। आज करंट ईयर कौन सा, मैंने शुरू में बता दिया था भैया, करंट ईयर कौन सा है हमारा, करंट ईयर ये रहा। हम तो यहां बैठे हैं और यहां बैठे बैठे मैं आपको बता रहा हूं कि हम डिबेंचर इशू इस पे कर रहे हैं और रिडम्पशन उस पे करेंगे। अगर मैं डिबेंचर इशू करूं एट पार पे और रिडम्पशन करूं एट पार पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन मैं कहूं अगर मैं डिबेंचर इशू करूं एट पार पे और रिडम्पशन करूंगा 2025 में, अभी मैं 22 में बैठा हूं, 21-22 में बैठा हूं, मैं 25-26 में जब रिडम्पशन करूंगा तो डिस्काउंट पे करूंगा, तो अभी तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन मैंने बोला भविष्य में अगर प्रॉफिट हो तो उसको अभी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं करंट ईयर, अभी मैं 21-22 में बैठा हूं, आप देख लो भैया दिसंबर 2022 ही तो चल रहा है। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है 21-22, मान लेते 21-22 में बैठे हैं, अभी तो 22-23 चल रहा है, सॉरी 21-22 में बैठे हैं, और मैं बोलूं आपको डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट पार, डिबेंचर इशू कर रहे हैं एट पार, लेकिन 5 साल बाद में इसका रिडम्पशन होगा प्रीमियम पर, तो 5 साल बाद में अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन करेंगे तो क्या होगा, लॉस। तो भविष्य में क्या है, लॉस। उस लॉस को अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी घटनाएं, रिडम्पशन तो 5 साल बाद होगा, भविष्य में होगा। भविष्य में अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर लॉस हो तो उसे हमें आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको लॉस को रिकॉर्ड करने की एंट्री मैं आपको बता देता हूं। इसकी लॉस की एंट्री करनी तो इशू के टाइम पड़ेगी, लेकिन एंट्री क्या होगी वो बता देता हूं। इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स्ट्रा एंट्री। इशू के टाइम एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है अगर फ्यूचर में लॉस हो, और फ्यूचर में लॉस तभी होगा, रिडम्पशन पे लॉस तभी होगा जब रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। तो हम एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एंट्री में डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समय लगेगा, धीरे धीरे बता देंगे, एक बार आप इसको याद कर लीजिए। लॉस हो रहा है तो डेबिट पहले से एंट्री में रिजर्व में कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, 5 साल बाद की एंट्री अभी चालू वर्ष में कर रहे हैं, तो इसलिए एक रिजर्व क्रिएट कर दिया है उसका मैंने। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको और एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, आइए क्या उदाहरण है जरा देखना। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, एग्जांपल से आपको समझ आएगा। एबीसी लिमिटेड ओके, इशू कर रही है 10,000 डिबेंचर, 10,000 9% डिबेंचर, 9% उसकी इंटरेस्ट रेट है, ऑफ 10 रुपीज ईच, एक 10 रुपए का। तो यहां आप देखेंगे तो ये 10,000 क्या है, ये तो नंबर ऑफ डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर। ये 10 रुपए क्या है, ये फेस वैल्यू है इसकी। अब यहां सिचुएशन देखना, मान लेते हैं डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट पार, इशू कर रहे हैं एट पार, और रिडम्पशन करेंगे 5 साल बाद में, ठीक है। मान लेते हैं इशू कर रहे हैं हम 2022 में और रिडम्पशन करेंगे हम 2026 में, फॉर एग्जांपल के लिए। पर हमारा करंट ईयर अभी 2022 है, हम अभी 22 में बैठे हैं, हमको 22 की एंट्रियां करनी, इशू करने की एंट्रियां करनी। मैं कह रहा हूं रिडम्पशन भी होगा एट पार,
अब हम इशू कर रहे हैं 2022 के इशू की एंट्री कर लेते हैं। चलो इशू की एंट्री ये कर रहे हैं कि भाई 10 रुपए पे इशू कर रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगा रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने डिबेंचर है? 10,000। एक कितने रुपए का है? 10 रुपए का। पार पे इशू कर रहे हैं तो कितने रुपए आ जाएंगे? 1 लाख रुपए। ये इशू की एंट्री कर रहा हूं और 10 के 10 रुपए में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मंगा रहा हूं। फॉर एग्जांपल के लिए यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री। इसकी सेकंड एंट्री क्या होगी? ये 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? जो क्रेडिट था वो हो जाएगा डेबिट और 2 कर देंगे 9% डिबेंचर। अब मुझे ये बताइए हम इसका रिडम्पशन किस पे करेंगे? शोधन किस पे करेंगे? एट पार। और रिडम्पशन जब हम एट पार करते हैं, ये देखो यहां रहा, मैं बता देता हूं आपको। रिडम्पशन जब हम एट पार करते हैं तो ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस। मतलब लॉस तो नहीं होगा ना रिडम्पशन के टाइम? नहीं। तो लॉस नहीं होगा तो हम ये एक्स्ट्रा वाली एंट्री यहां पे नहीं करेंगे। आया समझ में? बताइए। तो एक्स्ट्रा एंट्री कब करेंगे? तो एक और एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको समझ आएगा। ये देखना, एग्जांपल नंबर 2। मान लेते हैं XYZ लिमिटेड है। इस बार ये 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है एट 10,000। वही सेम ले लेते हैं 9% डिबेंचर एट द रेट 10 रुपीज ईच। ये 10 रुपीज होगी फेस वैल्यू। इस बार देखो हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं वही 2022 में एट पार और इसका रिडम्पशन हम करेंगे, मान लेते हैं 20% प्रीमियम पर। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करेंगे तो लॉस होगा कि नहीं होगा? हाँ। कब होगा? 2025 में होगा या 2026 में होगा। हम अभी 2022 में बैठे हैं, लेकिन भविष्य में हानि होगी, लॉस होगा, तो उसको अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इशू करते टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? देखो 2022 में फर्स्ट एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं फटाफट, ठीक है। 2 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो तो आ जाएगा 1 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगी? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, कितना? 1 लाख। हाँ, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, 2022 में ही होगी, इशू के दिन ही होगी। क्यों? 2026 में लॉस होने वाला है, क्योंकि रिडम्पशन जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो हमें लॉस होता है, तो उस लॉस की एंट्री अभी करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? एंट्री नंबर 3, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट कितना आएगा? तो प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 20% और फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। तो प्रीमियम निकाल दो, कितना आएगा? 10 का कर दो 20%, आएगा 2 रुपए, 2 रुपीज पर शेयर। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 20,000 आ जाएगा प्रीमियम। ये लॉस जो प्रीमियम वाला ही रिडम्पशन पे होगा, 2026 में होगा, लेकिन इसको रिकॉर्ड अभी करना पड़ेगा।
क्योंकि भविष्य में होने वाले लॉस को, हानि को पहले से रिकॉर्ड किया जाता है। बताओ। ओके, प्लीज रिप्लाई फास्ट। संजय थैंक यू, सविता, मनीष जोशी, गजेंद्र, संजय। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आप बोलो तो। चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है, आपका मन रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नंबर 3, वापस वही है, XYZ लिमिटेड इस बार इशू कर रही है वही वापस 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 10 रुपीज ईच, फेस वैल्यू है 10 रुपए। अब इधर देखना, इस बार 2022 के अंदर हम इशू कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट कितना? 10%। बट हम रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं वो मैं बता देता हूं आपको। रिडम्पशन कर रहे हैं हम ऑन डिस्काउंट, रिडम्पशन भी डिस्काउंट पे करेंगे। मान लेते 5% डिस्काउंट, इशू भी डिस्काउंट पे, रिडम्पशन भी डिस्काउंट है। मुझे ये बताइए क्या एक्स्ट्रा एंट्री होगी, यस और नो? एक्स्ट्रा एंट्री होगी या नहीं होगी, इतना बता दो बस, यस और नो में जवाब दे दो। बताइए, ओनली यस और नो में जवाब देना। क्वेश्चन वापस दोहराऊं, मैं ये कह रहा हूं हम अभी बैठे हैं, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, रिडम्पशन होगा डिस्काउंट पर, तो क्या लॉस होगा फ्यूचर में? फ्यूचर में लॉस होता है जब हम प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हैं। मैं कह रहा हूं रिडम्पशन करेंगे डिस्काउंट पर, तो लॉस होगा फ्यूचर में? नहीं, तो एक्स्ट्रा एंट्री होगी अभी। नो, बस, तो क्यों डर रहे हो? आंसर दो, भले गलत दो, चलेगा। बिल्कुल सिंपल। ओके, तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री कर देंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट, ये इशू करने की एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, डिस्काउंट भी तो है। ये डिस्काउंट कौन सा है? ये इशू वाला डिस्काउंट है, रिडम्पशन वाला नहीं है। और इशू, जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो लॉस होता है, और लॉस डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर। इशू वाला डिस्काउंट कितना है? 10%। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, तो 10 रुपए का 10% कितना होगा? 1 रुपी। नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000, तो डिस्काउंट में आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना? 10,000। यहां कितना आ जाएगा? 9% डिबेंचर में 10,000 डिबेंचर, और 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया तो कितने मिलेंगे? 9 रुपए, तो आ जाएगा 90,000। फेस वैल्यू यहां आ जाएगी, फेस वैल्यू कितनी है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10,
1 लाख। और यहां कितना आएगा 90,000, क्योंकि 90,000 रुपए आएंगे ना बैंक में। अगर 1 लाख आ जाते तो फिर काय का डिस्काउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 से क्रेडिट 90 से डेबिट, जितने से डेबिट है उतने से ऊपर क्रेडिट है। बट थर्ड वाली एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी। एक्स्ट्रा एंट्री कब होगी? जब रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर, तो एक्स्ट्रा एंट्री करनी है इशू के टाइम, अदरवाइज नहीं करनी। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? तो थम्स अप भेजो।